एवरीवन वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। तो डेली की तरह आज भी हम इस वीडियो में जैसे CGL को लेकर खोटा लैंग्वेज के सवालों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले पहली बार यूट्यूब चैनल सरकारी लाइब्रेरी में तो सब्सक्राइब करना है, और जो हमारा वेबसाइट है इसको विजिट कर सकते हैं। अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सब सवालों को एक एक करके हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला सवाल है आज का कि राजा महेंद्र जो है तो ये कौन उपन्यास के पात्र हकई। तो राजा महेंद्र कौन सा उपन्यास के पात्र हैं, तो ये है रंगभूमि। ठीक है, रंगभूमि। और रंगभूमि उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद की बात हो रहा है यहाँ पे। तो उन्हीं के द्वारा जो है ये सारे लिखा गया है। गोदान, रंगभूमि, कफन, प्रेमाश्रय। और ये जो रंगभूमि है तो उसी का मुख्य पात्र हैं राजा महेंद्र। तो ये राइट आंसर हो जाएगा रंगभूमि। अब यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद का बात क्यों हो रहा है, क्योंकि जो BN ओदासर है तो उनके द्वारा एक निबंध लिखा गया है खोटा निबंध पुस्तक में, और वो मुंशी प्रेमचंद जी से संबंधित है। तो ये हम खोटा निबंध हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो खोटा निबंध है तो इसको लिखा है डॉक्टर BN ओदासर के द्वारा लिखा गया है, और इसमें टोटल 17 निबंध है। लेकिन 17 निबंध में से जो जैसे CGL है तो उसमें हमें 12 निबंध पढ़ना है। इसका जो पहला प्रकाशन है तो ये 1990 में हुआ था, जनजातीय भाषा अकादमी रांची बिहार सरकार के द्वारा, और दूसरा संस्करण इसको 2017 में प्रकाशित किया गया था। कहीं कहीं पे आपको 2016 भी मिलता है। और वर्तमान जो एडिशन है तो उसमें 17 निबंध दिया गया है, लेकिन जो पहले था तो उसमें 12 ही निबंध थे। ठीक है, तो ये याद रखना है। और इस पुस्तक की बात करें तो पहला निबंध हो जाएगा सौंपटे चले हैं। और अगर लास्ट पूछा जाए तो अभी जो लेटेस्ट वाला एडिशन आया है तो उसमें 17 निबंध है। तो 17वां जो निबंध है तो वो है प्रभुता पाई काहू मद नहीं। लेकिन पहले वाला के अकॉर्डिंग अगर सवाल रहेगा तो वो 12वां निबंध लास्ट होगा, हमें खड़ा हो। और यहाँ पे जो मुंशी प्रेमचंद जी है तो यहाँ पे देख सकते हैं जो छठा निबंध है तो यह मुंशी प्रेमचंद जी के बारे से में रिलेट करके है। प्रेमचंदिक साहित्यिक सामाजिक शैर सरस्तान योगदान, जो कि समीक्षात्मक निबंध है। और इसी में जो है मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है ये BN ओदासर के द्वारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मुंशी प्रेमचंद जी है इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, वाराणसी के लम्ही नामक गांव में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था तो इनका नाम रखा गया था माता पिता के द्वारा धनपत राय, बाद में फिर नवाब राय के नाम से जाने गए। और जब साहित्य लिखना शुरू किया तो किस नाम से लिखना शुरू किया था, प्रेमचंद के नाम से। और इनकी जो माँ है तो उनका नाम था आनंदी देवी, और पिता का जो नाम है तो वो है मुंशी अजायब राय। इनके द्वारा लिखने का काम शुरू किया गया था 1901 में, और कब तक लिखा, जब तक कि उनका निधन नहीं होता है तब तक। 1936 में उनका निधन हो जाता है। तो 1936 तक इन्होंने लिखा था। इनका जीवन काल टोटल जो है 56 वर्षों का रहा था। 1880 में जन्म होता है, फिर 1936 में मृत्यु हो जाता है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ याद रखना है मुंशी प्रेमचंद जी का। और इनका जो लेखन का जो कार्य है तो उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है और एक काल, जिसको कि 1907 से 1920 तक रखा गया है समय काल में। फिर मांझा मांझी काल, 1920 से 1930 तक का समय काल को मांझा मांझी काल कहा गया। और जो पूतना काल है तो ये 1930 से 1936 तक का जो समय है तो उसको पूतना काल कहा गया। इनका निधन हो गया था 1936 में। और 1936 में ही जो है लखनऊ में एक अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का बैठक हुआ था, जिसका अध्यक्षता किया गया था मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। इनके द्वारा कौन कौन सा कहानी लिखा गया, तो इनका कहानियों का नाम याद रख लीजिए। बड़े घर की बेटी हो जाएगा, पंच परमेश्वर हो जाएगा, नमक का दरोगा, और रानी शारदा हो जाएगा, मर्यादा की बेटी हो जाएगा, सोजे वतन जिसको कि अंग्रेजों ने जला दिया था। तो ये कहानियाँ इनके द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे नमक का दरोगा जो है, देखिए अगर आप दरोगा की तैयारी करते हैं तो दरोगा बनिएगा, तो ये नमक का दरोगा का जो मुख्य पात्र है वंशीधर, उसके जैसा दरोगा बनिएगा। क्योंकि वंशीधर जो है तो वो अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है नमक का दरोगा का। ये बहुत ही ईमानदार आदमी रहता है। और ये जो है वो मतलब इस कहानी में जो गांव का सबसे बड़ा व्यक्ति रहता है उस इलाके का, तो उसका नाम रहता है पंडित ओलौबदीन। और ये जो है गलत काम करता है, लेकिन जो वंशीधर रहता है तो वो इतना ईमानदार रहता है कि ये उससे भी नहीं डरता है, पंडित ओलौबदीन से। तो दरोगा बनना है तो वंशीधर के जैसा बनना है, नहीं तो फिर स्किप कीजिए। इसी तरह इनके द्वारा 1907 से 1920 के दौरान कौन सा उपन्यास लिखा गया, सेवा वतन लिखा गया था। प्रेमाश्रम लिखा गया है, जिसका मुख्य पात्र आता है प्रेम शंकर। फिर 1920 से 1930 के बीच में इसके द्वारा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो कहानियाँ लिखा गया उनमें से ये सारे हैं। जैसे कि एक हो जाएगा समर यात्रा, दुस्साहस, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, वज्रपात, माता का हृदय, सवा सिर गेहूँ, जिसका मुख्य पात्र है शंकर। तो ये कहानियाँ लिखा गया 1920 से 1930 के बीच में।
और 1920 से 30 के बीच में इनके द्वारा उपन्यास लिखा गया 2। एक है रंगभूमि, जिसका मुख्य पात्र राजा महेंद्र, और आज का सवाल इन्हीं से रिलेट करके था। और फिर गबन जो उपन्यास है तो वो भी 1920 से 1930 के दौरान लिखा गया। फिर 1930 से 1936 के बीच में इनके द्वारा लिखा गया पूस की रात, कफन, नशा, बल ग्योझा, तो ये कहानियाँ लिखा गया। और उपन्यास में कौन कौन सा हो जाएगा? गोदान, जिसका पात्र है हौरी, धनिया, गोबर और राय बहादुर। और 1930 से 36 के बीच में मंगलसूत्र उपन्यास भी लिखा गया, जिसका पात्र है देव कुमार। तो ये जो है खोटा निबंध में मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जो भी था तो उनके बारे में हमने देखा। फिर हम अगला है हाम देखली सत्ती के, ये किनकर लिखल कविता लगे। तो ये जो कविता है हाम देखली सत्ती के किनके द्वारा लिखा गया कविता है? तो ये श्रीनिवास पानोरी जी इनके लेखक है इस कविता के। और ये जो कविता है तो ये आंखी गीत नामक पुस्तक में है। तो हाम देखली सत्ती के ये श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा लिखा गया है। कौन सा बुक में? आंखी गीत में। अगला है भावला कर माने की हवय। तो खोटा भाषा में भावला का माने की हवय। तो देखिए खोटा में जो आंखी गीत पुस्तक है, आंखी गीत जिसको श्रीनिवास पानोरी जी ने लिखा है, उसी में से एक कविता है भावला गाछे आम फोरई। ठीक है, तो भावला गाछे आम फोरई, यहाँ पे जो भावला शब्द है तो उसका मतलब है बबूल। बबूल के पेड़ में कभी आम फलता है, कहते हैं ना जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। तो बबूल के पेड़ में कभी भी आम नहीं फलता है। तो यही कविता के रूप में लिखा गया है भावला गाछे आम फोरई आंखी गीत में श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा। और भावला का मतलब होता है बबूल। यहाँ पे जो ये भावला, ये जो आंखी गीत है तो उसमें हम देख लेते हैं कुछ जो कविता हैं तो उनको भी हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन सा कविता है आंखी गीत में। तो 72 कविता है, बहुत सारा कविता है, लेकिन डेली अगर हम देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके भी बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले श्रीनिवास पानोरी जी के बारे में। इनका जो जन्म हुआ था तो 25 दिसंबर 1920 को हुआ था और 25 दिसंबर को ही खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका मृत्यु हुआ था 7 अक्टूबर 1986 को। जन्म स्थान इनका बरवाडा, और इनको बरवाडा का अक्षय भोर भी कहा जाता है। और ये बरवाडा का अक्षय भोर जो एक संस्मरण लिखा गया है शांति भारत के द्वारा लिखा गया था। इनके पिता का नाम है शालिग्राम पानोरी और माँ का नाम है दुखनी देवी। और इसका जो बेटा रहता है तो उसका नाम रहता है अर्जुन पानोरी। और इनका घर का नाम जो था पुकारू नाम तो वो था चिनीवास। और आंखी गीत की बात करें तो ये 2011 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था, वैसे लिखा गया था इसको 1964 में ही। और आंखी गीत का प्रकाशक का नाम याद रखना नारायण महतो जो है तो ये प्रकाशक है। और इसका भूमिका भी लिखा गया आंखी गीत पुस्तक का नारायण महतो के द्वारा। और मुद्रक का नाम है किसान प्रिंटिंग प्रेस कल्याणपुर बरवड्डा। जिसमें से टोटल 72 कविता है, जिसमें से 31 जो है मूल कविता हो जाएगा। और जो 72वां कविता है तो वो छनिका के रूप में है। और छनिका कितना है? 11 छनिका। तो यहाँ से जैसे कि इसमें कुछ कविता है, जैसे कि आज गीतक दे से पहला कविता हो जाएगा और लास्ट का जो गीत हो जाएगा तो ये 72वां तो वो छनिका हो जाएगा। ठीक है, 72वां जो है तो ये छनिका के रूप में 11 छनिका। तो 71वां हमारा लास्ट कविता है विधवा। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है, विधवा या छनिका लास्ट कविता है आंखिक गीत का। और भावला गाछे आम फोरई तो ये कितने नंबर का कविता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसी में फिर बहुत सारा कविता है, तो यहाँ पे एक नज़र में डेली देखा करिए तो आपको याद हो जाएगा। तो भावला गाछे आम फोरई सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15वां जो कविता है तो वो है भावला गाछे आम फोरई। इसी के ऊपर है फिर हम देखल ही सत्ती के, फिर नीचे हो जाएगा आयस खोठाक प्राण प्रतिष्ठा। तो ये कुछ खोठा में जो भी कविता है आंखी गीत में तो उनको याद रखना है। अगला है सुकुमार का जन्म तारीख बतावा। तो सबसे पहले खोटा के जो लेखक है सुकुमार है, तो इनका जो जन्म का तारीख है वो क्या है? तो इनका पूरा नाम याद रखें कि इनका पूरा नाम जो है तो वो है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ठीक है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा पूरा नाम है सुकुमार का। और अगर हम इनके बात करें तो इनका जीवन परिचय थोड़ा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि सुकुमार का पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। और इनका जो जन्म है तो ये 2 नवंबर 1956 को हुआ था बोकारो के भेंडरा गांव में। आज वर्तमान में ये धनबाद के गोमो जगह पड़ता है। और कहीं कहीं पे आपको पृथ्वी प्रकाशन के कई सारे बुक हैं, तो कहीं पे 2 नवंबर 1956 मिलेगा इनका जन्मदिन, तो कहीं पे आपको मिलेगा 20 नवंबर 1958। तो दोनों याद रखना है, ऑप्शन में हमें जो मिलेगा तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें सॉल्व करना है। तो 2 नवंबर याद रखना है 1956 में जन्म हुआ था, और कहीं कहीं पे 20 नवंबर 1958 मिलता है। और ये जो है तो लेखक तो थे ही, साथ ही जो है ये चित्रकार भी थे। तो याद रखिए कि खोटा के कौन से लेखक हैं जो कि लेखक के अलावा चित्रकला में भी माहिर थे, तो वो है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इस टाइप का एक सवाल भी पूछा गया था कि जो
खोटा के कौन से लेखक हैं जो कि मौसम विज्ञानी भी थे। ठीक है, तो ये ए.के. झा जो है तो वो लेखन के अलावा जो है वो एक बहुत अच्छे मौसम का भविष्यवाणी भी करते हैं। तो इसी के कारण से जो है ए.के. झा को मौसम विज्ञानी के रूप में भी जाना जाता था। तो उसी से रिलेट करके सवाल पूछा गया था। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि सुरेश कुमार जो है तो मतलब कि खोटा के कौन से लेखक है जो कि लेखक के अलावा चित्रकार भी है। तो ये सुरेश कुमार हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। और इनका पिता का नाम था विश्वनाथ विश्वकर्मा और माँ का नाम है राधा देवी। और इनके द्वारा जो भी लिखा गया है तो यहाँ पे देख सकते हैं पैन सोखा इनके द्वारा लिखा गया है जो कि खोटा का गीत संग्रह है। इसी तरह भीमराव अंबेडकर का जीवनी इनके द्वारा 8 खंडों में लिखा गया है खोटा भाषा में, और नाम है उसका बायां हाथेक रतन। तो बायां हाथेक रतन जो है तो ये भीमराव अंबेडकर की जीवनी है। तो सवाल यहाँ से बन सकता है कि कौन सा खोटा के लेखक है जिनके द्वारा भीमराव अंबेडकर का जीवनी लिखा गया है। तो ये कौन है, तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा। किस नाम से लिखा है, बायां हाथेक रतन के नाम से। इसी तरह इनके द्वारा डाह नाटक लिखा गया है। डाह नाटक वही नाटक है जिसमें हम विवेक का बारे में पढ़ते हैं। विवेक हो जाएगा, उसका भाई शेखर हो जाएगा। फिर विवेक का हत्या कौन करता है, तो ये करता है विराट। तो वो सब जो है तो वो डाह नाटक के पात्र है। इसी तरह जो मदन बेरी है तो ये भी जो है खोटा का गीत संग्रह इनके द्वारा लिखा गया है। इसी तरह हिंदी भाषा में भी इन्होंने कई सारे उपन्यास बुक वगैरह लिखा है, जैसे कि हरिश्चंद्र तारामती हिंदी में लिखा है इन्होंने। फिर दो भाई हिंदी में लिखा गया है इनके द्वारा। ज्वाला दहेज की ये हिंदी नाटक है, उर्मिला प्रकाशन के द्वारा भागलपुर उससे प्रकाशित किया गया था। तो उसके भी लेखक है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। तो बहुत सारा चीज़ लिखा गया और खोटा में इनके योगदान के लिए ही जो है इनको खोटा रत्न अवार्ड 1993 से सम्मानित किया गया था बोकारो खोटा कमेटी के द्वारा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सुरेश कुमार विश्वकर्मा को खोटा रत्न अवार्ड कब मिला था, तो ये 1993 में मिला था। ये याद रखना है। अगला हो जाएगा तौर आसे बांध घाटे जो कविता है तो ये इसमें कौन सा रस फुरछायल है। तो ये जो कविता है तौर आसे बांध घाट, तो उसमें कौन सा रस का प्रयोग किया गया है। क्या ये भक्ति रस, श्रृंगार रस, वियोग रस या वीर रस का प्रयोग किया है। तो हमें रसों के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। भक्ति रस यानी कि अगर हम धार्मिकता की बात करते हैं तो यानी कि हम भक्ति रस से जुड़े हुए हैं। अगर हम रोमांटिक मूड में हैं तो वो हो जाएगा श्रृंगार रस यानी कि प्रेम के मूड में। और वियोग रस हो जाएगा जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो हम एकदम रोने लगते हैं, तो वो हो जाएगा वियोग रस। और वीर रस हो जाएगा अगर हम सेना के जैसे एकदम लड़ने के लिए आतुर हैं, लोगों के अंदर मतलब कि होता है ना बहुत ज़्यादा मतलब कि लड़ने के लिए मतलब कि आतुर होते हैं, तो उसको वीर रस कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ये कविता है तौर आसे बांध घाटे, तो ये कविता यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है तौर आसे बांध घाटे, यानी कि किसी के इंतज़ार में जो कोई है तो वो बांध के घाट में इंतज़ार कर रहा है। तौर आसे बांध घाटे मतलब कि तेरे इंतज़ार में बांध के घाट में। ठीक है, तो ये खोटा ये इस कविता का मतलब हो जाएगा। और इसमें जो रस प्रयोग किया गया तो वो है वियोग रस। ठीक है, तो वियोग रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तौर आसे बांध घाटे जो है तो ये कौन सा बुक में है ये कविता, तो ये आँखी गीत में है। अगला है उत्तर वैदिक युगे समाजे कई गो वर्ण व्यवस्था बन गेल रहो है। तो उत्तर वैदिक काल में जो है समाज में कितना वर्ण व्यवस्था हो गया था, तो हम अभी तक जानते हैं कि समाज में 4 ही वर्ण व्यवस्था होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और एक शूद्र। लेकिन जो खोटा निबंध पुस्तक है बी.एन. ओदार के द्वारा जो लिखा गया है तो उसमें एक निबंध है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि उत्तर वैदिक काल में जो समाज है तो उसमें एक 5वां वर्ण सामने आया था। और वो 5वां वर्ण जो है तो कौन सा था, तो वो था अंत्यज, जो कि समाज का सबसे निचला तबका होता था। तो वो 5 वर्ण व्यवस्था के बारे में जिक्र करते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो ये 5 वर्ण हो जाएगा राइट आंसर। और ये जो उत्तर वैदिक युगे है तो इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि मतलब कि जो खोटा निबंध पुस्तक में जो आपका है एगो कुकरेक आत्मकथा, तो उसी में जिक्र किया गया है इसके बारे में। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 5वां निबंध है खोटा निबंध पुस्तक का एगो कुकरेक आत्मकथा, जिसको लिखा है बी.एन. ओदार ने, तो उसी के में हमें ये इसके बारे में जिक्र मिलता है, जिसका मुख्य पात्र रहता है एक कुत्ता का जीवन के बारे में वर्णन किया है बी.एन. ओदार सर ने कि किस तरह से जो वैदिक काल है तो वैदिक काल में वो मानव का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, लोगों के द्वारा उसको सम्मान दिया जाता था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल का समय आता है तो कुत्ता से आदमी घृणा करने लगता है। तो कुत्ता से घृणा कब मनुष्य
किसने शुरू किया था घृणा करना? तो ये उत्तर वैदिक काल में शुरू किया था। और कुत्ता के लिए पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया गया है बुक में, जैसे कि कुत्ता को सैता कहा जाता है, अल्लाह कहा जाता है, डॉग कहा जाता है। तो ये कुछ पर्यायवाची शब्द है कुत्ता के लिए प्रयोग किया गया है इसी निबंध में। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि महाभारत में जो गांधारी है तो उसका जब धृतराष्ट्र के साथ विवाह नहीं हुआ था तो उससे पहले मतलब कि मांगलिक होने के कारण उसका पहले कुत्ते के साथ विवाह कराया गया था। और कुत्ता जो है तो ये धर्म का प्रतीक होता है, ये धर्म राज था, जब मतलब धर्म का प्रतीक होता है, ये याद रखना है। और पहला जो अंतरिक्ष जाने वाला कुत्ता है तो उसका नाम तो आपको पता होगा, जीएस में पढ़ा होगा, लाइका है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और जो पांचवा वर्ण था ना तो वो था अंत्यज। अगला है छोटा नागपुर एक नैनीताल केकरा कहल गया है। तो छोटा नागपुर एक नैनीताल जो है किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है नेतरहाट को। और नेतरहाट वर्तमान में झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? लातेहार जिला में। और ये छोटा नागपुर एक नैनीताल यात्रा जो है तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो खोटा निबंध पुस्तक में लिखा गया है BN ओहदार के द्वारा। अगला है दार्जिलिंग और गंगटोक एक यात्रा किनका रचना ला गई? तो ये जो दार्जिलिंग और गंगटोक का यात्रा है तो ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये एक यात्रा वृत्तांत है खोटा का। तो हम यात्रा वृत्तांत पे जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले उसी जो सवाल पूछा गया उसके बारे में। तो यहाँ पे हम यात्रा वृत्तांत में मूव कर रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं जो खोटा में जो है एक यात्रा वृत्तांत है मंचरिया, जिसमें कि 8 यात्राओं का वर्णन है, जिसका लेखक है पंचम महतो। इसी तरह सवाल पूछा गया है आज में दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा के बारे में। तो ये किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर चतुर्भुज साहू के बारे में, डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया दार्जिलिंग और गंगटोक का यात्रा। इसी तरह छोटा नागपुर का नैनीताल ये हमने देखा कि BN ओहदार के द्वारा लिखा गया था। दामोदर पारसनाथ बाउंड्रीधर यात्रा ये बंसीलाल के द्वारा लिखा गया है, सॉरी बंसीलाल बंसी के द्वारा। और जो शिवनाथ परमाणिक जिनके द्वारा दामोदर कोनाई लिखा गया है, इनके द्वारा कई सारे यात्रा वृत्तांत लिखा गया है, जिनमें से एक हो जाएगा संकरी नदी कछार हो जाएगा, माना गाँव एक टमाने हो जाएगा, झूमर खेलवा पहाड़ हो जाएगा। तो ये शिवनाथ परमाणिक के द्वारा ये तीनों यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। इसी तरह जो डॉक्टर गजेधर महतो प्रभाकर हैं तो इनके द्वारा गंगा सागर कर यात्रा लिखा गया है यात्रा वृत्तांत। और मंचरिया में जो 8 यात्राओं का वर्णन है जिनके बारे में पंचम महतो ने किया है, तो वो 8 यात्राओं का वर्णन ये 8 है। पहला काठमांडू यात्रा, अंडमान यात्रा, उज्जैन, धरती सरग, शांति कुंज, तिरुपति, गंगा सागर, हवा यात्रा, कोणार्क यात्रा। तो टोटल ये 8 यात्रा हमें देखने को मिलता है मंचरिया नामक पुस्तक में। तो यहाँ से दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये चतुर्भुज साहू। अगला है हम जीएफ कैसे कहानी में महेश्वर का पत्नी का नाम की रहो है। तो हम जीएफ कैसे जो है तो ये छैहर पुस्तक का तीसरा कहानी है, जिसका लेखक है चित्तरंजन महतो चित्रा। और इसका जो मुख्य पात्र रहता है तो वो रहता है महेश्वर, और महेश्वर की पत्नी का नाम रहता है पार्वती। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पार्वती। और ये जो महेश्वर है तो महेश्वर और पार्वती मतलब कि इस कहानी में हम जीएफ कैसे में ये गांव जाते हैं जिसका नाम रहता है मुरपा, जहाँ पे उसका महेश्वर का गोतिया भतीजा रहता है रघुनाथ। और रघुनाथ जो है तो वो महेश्वर से उम्र में बड़ा था लेकिन रिश्ते में भतीजा लगता था महेश्वर का। और महेश्वर जो है तो वो सरकारी शिक्षक था। और क्या याद रखना है, और वहाँ से याद रखना है कि जो रघुनाथ है तो उसका पत्नी का नाम रहता है फुलसरी। ठीक है, और उसकी जो रघुनाथ की जो बहन रहती है तो उसका नाम रहता है मोहरी। और ये दोनों रघुनाथ और महेश्वर जो है शाम के टाइम पे शराब पीने के लिए नीचे टोला की ओर जाते हैं। और नीचे टोला में किसके घर पे जाते हैं? चुनिया के घर में। और चुनिया जो है तो उसका पति रहता है डमरू। और डमरू जो है तो वो पुलिस और माओवादी का बीच में जो लड़ाई होता है तो उस लड़ाई में मारा गया था डमरू। और डमरू और चुनिया के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। अगला है एक मौनी फूल क्या आखिर कविता कौन है कही। तो ये जो एक मौनी फूल है तो इसमें टोटल 31 कविता है, जिसको लिखा है संतोष कुमार महतो ने। और इसका जो पहला कविता है तो वो है प्रार्थना, और जो आखिर कविता है वो है विदाई। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विदाई इसका आखिर कविता है। अगला है जंगली केकर शादी में गेल रहो है। तो ये जो जंगली है तो ये सोंदमाटी पुस्तक का जो आपका कहानी है, एक कौन सा कहानी है? पहला हो जाएगा उबार लो नहीं तो जिंदगी डवानी हो जाएगा, फिर धुआं धंधा के बारे में सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जंगली सर्च कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उस कहानी का नाम क्या था, जंगली जो बिलोंग करता है। एक मिनट।
हाँ, सोंदमाटी का जो दूसरा कहानी है तो वो है जिंगिक डवाने, जिसका मुख्य पात्र आता है जंगली। तो इसी के बारे में सवाल पूछा गया है यहाँ पे कि जंगली जो है ये किसके शादी में गया था। तो वो अपने दोस्त के शादी में गया था जिसका नाम था अशोक। ठीक है, तो अशोक के शादी में गया हुआ था। अशोक उसका बचपन का दोस्त था, जहाँ पे जंगली का इंसल्ट हो जाता है क्योंकि जंगली जो है तो वो बेरोजगार है और उसका जो उम्र है तो वो भी ढल चुका है कि वो अब कोई एग्ज़ाम में बैठ सके सरकारी नौकरी के लिए। तो वो जबकि अशोक के शादी में जाता है तो वहाँ पे जो है उसका मजाक बन जाता है। तो ये याद रखना है कि जंगली जो है तो ये सोंदमाटी पुस्तक का जो दूसरा कहानी है जिंदगी की डवानी, तो उसका मुख्य पात्र आता है जंगली और उसका दोस्त का नाम है अशोक, उसी के शादी में गया हुआ था। अगला है हूब कहानी है दामोदर कौन जैतक छवा रहो है। तो हूब कहानी में जो दामोदर है तो ये कौन से जात का छवा रहता है। तो हूब कहानी जो है तो ये सबसे पहले याद रखना है कि सोंदमाटी पुस्तक में है। ठीक है, और सोंदमाटी का जो सबसे लास्ट कहानी है हमने कैसे याद रखा था, हमने याद रखा है कि और दीदा मलकी बहू भीतर बाहर होते रहती है, उनको हूब चढ़ा हुआ है, तो इस तरह से हमने याद रखा था। और लास्ट कहानी है सोंदमाटी का। तो यहाँ पे हम देखते हैं सोंदमाटी, जिसको लिखा है डॉक्टर विनोद कुमार ने। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने याद रखा था कि और दीदा मलकी बहू भीतर बाहर, ये जो है इनको बहुत हूब चढ़ा हुआ है, हूब भीतर बाहर होने का। तो ये हूब जो है तो ये लास्ट कहानी है। और जिसका मुख्य पात्र कौन रहता है तो ये इसका मुख्य पात्र है दामोदर, जो कि भूइयाँ जाति से संबंधित है, एक हरिजन था। तो हूब का मतलब खोटा भाषा में जोश होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि दामोदर जो है किस जात का था, तो ये भूइयाँ जाति का है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, भूइयाँ जाति। अब ये जो हूब है तो ये सोंदमाटी का लास्ट कहानी है, जिसका मुख्य पात्र है दामोदर। और दामोदर का पिता का नाम रहता है तो पिता का नाम है गुरदयाल राम। और इसके टोटल जो है गुरदयाल राम के टोटल 7 बच्चे हैं, जिसमें से दामोदर जो है तो वो सबसे छोटा रहता है। और दामोदर के जो 6 भाई रहते हैं तो वो काम करने के लिए शहर चले जाते हैं चंदन नगर। और ये दामोदर किसके घर में काम कर रहा होता है, गुनेसर बाबू के घर में काम कर रहा होता है। बाद में गुनेसर बाबू से भी उसका पंगा हो जाता है, फिर गांव छोड़ के वो शहर चला जाता है, वहाँ पे काम भी करता है, फिर पढ़ता भी है और बाद में दरोगा बन जाता है। और दरोगा होने के बाद कहाँ पे पोस्टिंग होता है उसका, धनबाद में। तो ये याद रखना है, हूब कहानी का जो किरदार है दामोदर तो वो भूइयाँ जाति से था। अगला है अजवायर भौजी के कई गो छौवा हलई। तो अजवायर भौजी बेड़ाइल चेंगा, ये जो कहानी है तो ये है आपका सोंदमाटी में। और अजवायर भौजी का कितना छौवा का यहाँ पे उसमें कहानी में जिक्र किया गया है तो ये उसके टोटल 10 बच्चे थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 10 बच्चे। तो अजवायर भौजी बेड़ाइल चेंगा, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो ये सोंदमाटी का कहानी है। तो यहाँ पे हम सोंदमाटी जाते हैं, फिर हम क्लिक करेंगे। ये हमारा सोंदमाटी ओपन हो गया। पहला कहानी जो है तो ऊपर जिनकी डुबानी धुआं दांदा माइकल और अजवायर भौजी बेड़ाइल चेंगा, 5वां कहानी। इसका किरदार कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले अजवायर भौजी बेड़ाइल चेंगा, यहाँ पे जो है अजवायर का मतलब होता है जो फुर्सत में, जिसके पास एकदम पूरा टाइम है, कोई काम नहीं है उसके बाद। तो फुर्सत में रहने वाली भाभी का बिगड़ेल बच्चा बेड़ाइल चेंगा, यानी कि बिगड़ेल बच्चा। और अजवायर भौजी फुर्सत में रहने वाली भाभी, तो इसका मतलब है। और मुख्य पात्र वही भाभी है जो कि एकदम अनपढ़ है, कुछ भी नहीं पढ़ी हुई है। और उसका जो विवाह हुआ था तो ये लेखक के बड़ा भाई से हुआ था, जो कि शिक्षित था, मैट्रिक पास था, नौकरी कर रहा था। नौकरी कौन सा कर रहा था, कचहरी में पेशकार था। और लेखक जो है तो वो भाभी का देवर था। और बड़ा भाई जो है तो उसके 10 बच्चे थे, जिसमें से 8 गो लड़का था, 2 गो लड़की था। 2 बेटी का नाम सुमा और कुना का वर्णन मिलता है। और जो एक बेटा है तो वो टुकना उसका नाम रहता है, जिसको कि लेखक के द्वारा बेड़ाइल चेंगा कहा गया है। तो यहाँ पे अजवायर भौजी बेड़ाइल चेंगा, यहाँ पे बेड़ाइल चेंगा किसे कहा गया है, टुकना को। ठीक है, तो टुकना यह नाम याद रखना है। अगला है बिहाने केवायर खोल के जब डॉक्टर नारायण बहरा है तो द्वार पर केकरा पाव है। तो ये डॉक्टर नारायण का यहाँ पे जिक्र हुआ है। तो डॉक्टर नारायण जो है तो ये कौन सा कहानी का पात्र है, तो इसी सोंदमाटी का जो धुआं धांधा कहानी है तो उसी का मुख्य पात्र रहता है डॉक्टर नारायण, जो कि फ्री में लोगों का इलाज करते हैं, एक नेक दिल वाला डॉक्टर है। तो डॉक्टर नारायण जब भी मतलब कि सुबह सुबह अपना दरवाज़ा खोलते हैं तो उसके दरवाजे पे कौन, एक रोगी भिखारी होता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, एक रोगी भिखारी उसके दरवाजे पर होता है सुबह सुबह। और डॉक्टर नारायण किस कहानी का पात्र है, धुआं धंधा का। और डॉक्टर नारायण का जो कंपाउंडर रहता है उसका नाम क्या रहता है, किसनवा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अगला है भगवान शंकर के की कहल जाए। तो ये जो भगवान शंकर है तो उनको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है इन चारों में से।
तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा एक मौनी फूल, तो उसका जो पहला कहानी है तो वो प्रार्थना, उसके बाद दूसरा कहानी है हर हरि मिलन। तो उसमें हर हरि मिलन में हर किसको कहा गया है? भगवान शिव को। और हरि किसको कहा गया है? भगवान विष्णु को। तो यहाँ पे भगवान शंकर के लिए जो प्रयोग हुआ है तो वह हर शब्द प्रयोग हुआ है, हर हरि मिलन। तो राइट आंसर ए हो जाएगा हर। अगला है करम परब कहिया मनमल जाहे। तो करम परब जो है तो ये कब मनाया जाता है? तो ये भादों के महीना में इंजोरिया को मनाया जाता है, ठीक है। और इंजोरिया जो है तो उसी को खोटा भाषा में एकादशी भी कहा गया है, शुक्ल पक्ष भी कहा गया है। तो ये इस सभे हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है कि करम परब जो है तो भादों के महीना में इंजोरिया एकादशी शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। अगला है महेसर कर रघुनाथ से कौन नाता रहो है। तो ये महेसर जो है तो ये रघुनाथ, महेसर और रघुनाथ के बीच में क्या रिश्ता था? तो ये जो है गोतिया भतीजा था ये रघुनाथ महेसर का। तो यहाँ पे गोतिया भतीजा था रघुनाथ महेसर का, ठीक है। देखिए महेसर ये जो है उम्र में छोटा है, लेकिन जो रघुनाथ है तो ये उम्र में बड़ा है। लेकिन जो इन दोनों के बीच में रिलेशन है तो वो है, ये रघुनाथ जो है तो वो भतीजा था महेसर का, चाचा भतीजा, ठीक है। तो महेसर कौन हो गया? चाचा हो जाएगा, और रघुनाथ कौन हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा। और कैसा था? गोतिया भतीजा। अगला है सुकुमार के खोटा रत्न पुरस्कार कौन बचार देल गेल है। तो अभी हमने देखा कि जो सुकुमार है, जिनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा, तो उनको खोटा रत्न दिया गया था 1993 में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1993। अगला है बोनेकलोर कहानी केकर पर आधारित है। तो बोनेकलोर में खास करके वन का जिक्र किया गया है। वन, बोनेकलोर, लोर का मतलब आंसू, और बोनेक मतलब कि बोन जंगल, ठीक है। तो जंगल का आंसू। तो बोनेकलोर कहानी केकर पर आधारित है? तो ये प्रकृति पर आधारित है। तो ये बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है छैहर कहानी कोच में कई गो कहानी है। तो छैहर कहानी कोच, इसमें टोटल 10 कहानी है, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है दामोदरेक कोराय में दामोदरेक शब्द कौन प्रत्यय लागल है। तो यहाँ पे प्रत्यय नहीं होगा, ये कारक होगा। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे कौन सा कारक है? ये जो शब्द है दामोदरेक कोराई, तो इसमें जो पहला शब्द है दामोदरेक, तो यहाँ पे कौन सा कारक है? तो ये कौन सा कारक है? तो ये है संबंध कारक। बचपन में पढ़ा होगा हिंदी ग्रामर में, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो वही जो कारक है तो उसमें से यहाँ पे संबंध कारक है दामोदरेक में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कारकों के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ग्रामर सेक्शन में हमें जाना है। तो वो देखिए हिंदी व्याकरण में जो है टोटल 8 कारक है, और इसी तरह खोटा में भी 8 कारक ही हैं। जैसे कि पहला कारक कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन कारक। तो ये 8 कारक है। और संस्कृत में जो है कारकों की संख्या 6 है। और यहाँ पे सबसे पहले ये जो टेबल है ना, तो ये टेबल याद रख लेना है। अगर ये टेबल आपको याद हो गया तो आप कोई भी सवाल कारक से पूछा जाएगा तो उसको बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे कर्ता कारक के लिए चिन्ह प्रयोग किया जाता है ने। इसी तरह कर्म कारक के लिए को, कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, के जरिए, के कारण, संप्रदान को के लिए, के निमित्त, अपादान से। और अपादान में जो यहाँ पे से देख रहा है करण कारक में भी, और यहाँ पे अपादान कारक में भी से है। लेकिन अपादान कारक का जो से है तो ये अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया गया है। फिर संबंध कारक, इसका प्रतीक चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। तो ये हो जाएगा संबंध कारक का प्रतीक चिन्ह यहाँ पे कौन आ जाएगा? का, के, की। तो यहाँ पे अगर हम इसको तोड़े दामोदरेक कोराई, तो दामोदरेक कोराई को अगर हम तोड़ेंगे यानी कि दामोदर के कोरा में, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है? के आ रहा है। तो के किसका प्रतीक चिन्ह है? संबंध कारक का, संबंध दिखा दे रहा है। तो ये हो जाएगा संबंध कारक। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है गोबराक जनी के नाम की रहो है। तो गोबरा की जो जनी यानी कि उसकी जो वाइफ थी, पत्नी, तो उसका नाम क्या था? तो यहाँ पे अगर हम चारों ऑप्शन की अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोबरा की जो पत्नी रहती है तो उसका नाम रहता है सुकिया।
और गोबरा किस कहानी या नाटक का पात्र है? तो जो आपका अजगर नाटक है जिसको लिखा है विश्वनाथ दसौंधी राज ने, तो उसी का पात्र है गोबरा और उसकी पत्नी का नाम रहता है सुगिया। तो हम अजगर नाटक के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अजगर नाटक है तो इसके रचयिता हैं विश्वनाथ दसौंधी राज। और यहाँ पे हम ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए जो अजगर नाटक है तो उसमें अजगर शब्द प्रयोग किया गया है जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके लिए। और ये इसके लेखक है विश्वनाथ दसौंधी राज लेखक हैं और इसका पहला प्रकाशन 2004 में प्रकाशित हुआ था बालीडी खोटा कमेटी से। और इस नाटक में टोटल अंकों की संख्या 3 है और दृश्यों की संख्या है टोटल 16। और ये जो 16 है तो उसको याद रखिए कि वो 646, ठीक है, यानी कि पहला अंक में 6 दृश्य, दूसरा अंक में 4 दृश्य और तीसरा अंक में 6 दृश्य। तो इस तरह से टोटल 646 यानी कि टोटल 16 दृश्य हो जाएगा और अंकों की संख्या 3 हो जाएगा। अजगर नाटक का जो मुख्य पात्र रहता है तो वो रहता है अगनू लाला, जो कि गांव का महाजन रहता है। ये बहुत ज़्यादा शोषण करता है, लोगों को कर्ज देता है, मतलब कि सूद पे पैसा देता है और कुछ ना कुछ उनसे ज़्यादा ही वसूल लेता है शोषण करके। और अगनू लाला का जो बेटा रहता है तो वो मंगरा रहता है। मंगरा जो है अगनू लाला का विरोधी हो जाता है क्योंकि मंगरा अच्छा आदमी है, वो उसके द्वारा लोगों का शोषण करना देखा नहीं जाता है, तो अपना पिता का भी वो बहिष्कार कर देता है। और मंगरा जो है तो उसकी पत्नी का उसकी प्रेमिका जो रहती है तो वो रहती है फुलवा। और फुलवा जो है तो ये महाराज जाति की लड़की रहती है, मंगरा की प्रेमिका है। और यहाँ पे जो गोबरा है तो गोबरा जो है तो एक गांव का अछूत किसान होता है जिसकी पत्नी है, यहाँ पे देख सकते हैं गोबरा की पत्नी का नाम है सुगिया। और यहाँ पे जो ये सुहागी है ना, तो सुहागी ये चाबी काटी नाटक का जो शंभू का किरदार है तो शंभू की माँ का नाम रहता है सुहागी। अगला है मोहन के संगी कौन रहा है? तो मोहन का संगी कौन था? तो ये छैहर पुस्तक का जो पहला कहानी है छैहर। तो छैहर का जो 2 पात्र रहता है तो एक रहता है रोहन और एक रहता है मोहन, जो कि दोनों दोस्त रहते हैं, रोहन और मोहन जो है तो ये देव नारायण चौधरी के संपर्क में रहता है, एक जो कि पेशे से टीचर थे। टीचर के संपर्क में रहने के कारण मोहन का जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होता है। जबकि जो रोहन रहता है तो वो जमींदार चौधरी के सूरज नारायण चौधरी के संपर्क में रहता है और जमींदार आदमी खुद अय्यास आदमी उसके संपर्क में रहेगा तो रोहन भी अय्यास हो जाता है। और इस तरह से रोहन का जीवन जो है पूरा जीवन एकदम बर्बाद हो जाता है। तो मोहन का दोस्त था रोहन, तो राइट आंसर सी हो जाएगा रोहन। अगला है हम जियब कैसे कहानी है चुनिया का मर्द के रहो है। तो हम जियब कैसे में चुनिया का मर्द कौन था, उसका पति कौन था? तो ये था डमरू, तो राइट आंसर हो जाएगा डमरू, ठीक है। चुनिया का जो पति है तो उसका नाम रहता है डमरू, जो कि जिसका कि मृत्यु हो जाता है पुलिस और माओवादी के बीच में मुठभेड़ में वो मारा जाता है। और इन दोनों का कितना बच्चा था? 3 बच्चा।